Hi everyone, good evening. How are you? Alright, so we'll just quickly revise what we have done so far. Hi Khushbu, and then we'll complete our evidence act today. ठीक है, ज्यादा नहीं बचा है, छोटा एक्ट होने के कारण इट वाज इजी टू डू, है ना. नेक्स्ट हम लोग मिलेंगे फिर विद माय सब्जेक्ट ऑन फ्राइडे, टुमारो डे आफ्टर, राइट. कल तो आपका कुछ और है ना, जो भी है. थर्सडे को मेरे साथ नहीं है आपका, फ्राइडे सैटरडे दोनों मेरे साथ हैं. फ्राइडे को वी हैव हिंदू लॉ एंड सैटरडे को वी हैव मुस्लिम लॉ. ठीक है, दोनों आई विल बी टेकिंग. ठीक है, और उसके बाद ऑफ कोर्स, हाय खुशबू, हाउ आर यू. तो आई विल बी टेकिंग सब्जेक्ट्स नॉर्मली जो फ्राइडे सैटरडे वाले सारे सब्जेक्ट्स होंगे. ठीक है, बिकॉज ऑफ माई शेड्यूल रेस्ट्रिक्शंस आई डिड नॉट हैव टाइम ड्यूरिंग वीकडेज. ठीक है, ओके. सो हम देख रहे थे ठीक है, चैप्टर्स पहले 11 थे, अब हो गए 12. सब कुछ सेम लगा हमें, कोई फर्क नहीं लगा था हमें. वन वाज प्रिलिमिनरी, हम जानते हैं जी, प्रिलिमिनरी ही होता है. सेकंड, रेलिवेंट क्या क्या है, उसमें से किस किस को प्रूव करने की जरूरत नहीं है, किस किस को ओरली कर दो, किस किस को डॉक्यूमेंट्री कर दो. लड़ाई होगी दोनों में, कौन महान. उसके बाद सिरदर्दी किसकी है प्रूव करने की, अरिस्टोटल. ये देखे थे हमने, चैप्टर्स तो यही थे, सेम ऑर्डर में. फर्क कहां पे पड़ने लगा था, सेक्शन नंबर्स में. ठीक है, इससे पहले प्रिलिमिनरी के 2 सेक्शन थे, क्योंकि डेफिनेशन क्लॉज जो था वो सारा उठा के हमने कहां डाल दिया था, सेक्शन 2 में, जो पहले 3-4 में था बिखरा हुआ. ठीक है, पहले 3 और 4 में जो बिखरी चीजें थी उसको हमने उठा के इकट्ठा डाल दिया 2 में. और यहाँ पे 2 सेक्शन रिपील्ड था, 1, 3 एंड 4 था टेक्निकली, 2 तो रिपील्ड था. तो उन्होंने बोला रिपील वाला पहले तो हटाओ, और जो 3, 4 था इकट्ठा करो, 2 करो, तो ऐसे बन गया था. इसके बाद हम आगे थे हमारे दीज ब्रैकेट्स. मैंने आपको बोला था याद करने की जरूरत नहीं है ब्रैकेट्स, यू शुड जस्ट नो कि व्हाट ऑल इज कवर्ड. ठीक है, इसमें हमने टुवर्ड्स द एंड वी सॉ द बर्डन ऑफ प्रूफ, एंड बर्डन ऑफ प्रूफ में मैंने आपको रेफर करा था कि सेक्शन 107 108 एविडेंस एक्ट का, जो यहाँ पे आपका बीएसए में कौन सा बन रहा था, 30 years and for death, presumption of death, presumption of life वाला. 110 और 111, 110 और 111 बीएसए मैंने आपको बोला था बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, और साथ में उसके साथ साथ ही आपको बहुत अच्छे से करके रखना है अपने पास सेक्शन 114, 117, 116, 118, 116, 117, 118, 114, 119 एंड 10-11 तो मैं पहले आपको बता चुकी हूं. इनसे और 120 भी है यार, यस. इनसे हम पंगा नहीं ले सकते when it comes to burden of proof. Why? Because all these sections, why do they become important? They talk about things which we do in regular life. For example, हमें डेथ की प्रिजम्पशन, डाउरी डेथ है कि नहीं ये पता लगाने के लिए हमेशा जरूरत है. क्या अबेटमेंट ऑफ सुसाइड है कि नहीं ये पता लगाने के लिए. पेटर्निटी ऑफ द चाइल्ड क्या है, डीएनए टेस्ट की रेलेवेंस क्या है, ये सब पता लगाने के लिए हमें हेल्प चाहिए कोर्ट की, हमें हेल्प चाहिए लॉ की. और क्या कोई यहाँ पे एक बंदा जो दिखा नहीं है इतने साल से, क्या वो जिंदा माना जाए, क्या उसको डेथ हुई मानी जाए, एटसेट्रा एटसेट्रा. बहुत सारी चीजें हैं जिनके बारे में हम प्रिजम्पशंस लेकर चलते हैं, और बर्डन ऑफ प्रूफ दूसरी पार्टी पे होता है. ये बातें बताई गई हैं ये वाले फॉलोइंग सेक्शंस में जो मैंने आपको लिखवा दी है. ठीक है, अब बारी आ जाती है हमारे, ओके पहले आ जाओ बैरक पे. एस्ट्रॉपल था 121, 122, 123, 3 सेक्शंस थे एस्ट्रॉपल के. जनरल एस्ट्रॉपल होता क्या 121 में बताया गया था. टेनेंट और लाइसेंस की बात 122 में करी गई थी, और बिल ऑफ एक्सचेंज बेली या लाइसेंसी की बात 123 में करी गई थी. ये तीनों सेक्शंस का आपको टाइटल देख के पेपर में क्वेश्चन देख के समझ आ जाएगा. पेपर में क्वेश्चन में अगर आपको टेनेंट या लाइसेंस को लेके स्टॉपल की बात आए तो आप समझ आना स्टॉपल के 3 ही सेक्शन है, उनमें कहीं पे छिपा है, और लास्ट वाले 2 में छिपा होता है यूजुअली 122 से 123. ये दोनों सेक्शन पहले 116 और 117 होते थे एविडेंस एक्ट के, जो अब 122 123 बीएसए के हैं. ठीक है, इसके बाद आप आ जाइए चैप्टर 9 ऑफ विटनेसेस, हु मे टेस्टिफाई. क्या सब पर्सन टेस्टिफाई कर सकते हैं कोर्ट में आके, ऑल पर्सन आर कॉम्पिटेंट. ठीक है, ऑल पर्सन शैल बी कॉम्पिटेंट टू टेस्टिफाई. ठीक है, लेकिन क्या इसकी कोई एक्सेप्शन है, नीचे देखो आप लिखेगा अनलेस, कहां गया, अनलेस द कोर्ट कंसिडर्स. क्या क्या चीजें होती हैं, टेंडर ईयर्स बच्चा है, एक्सट्रीम ओल्ड एज बूढ़ा है, डिजीज है कोई, वेदर ऑफ माइंड और ऑफ बॉडी कोई भी डिजीज है,
और ऑफ एनी अदर कॉज ऑफ द सेम काइंड। तो कौन कौन लोग को एक्सेप्शन बनाया गया जब कोर्ट ज्यादा ध्यान देता है? बच्चे के केस में, बूढ़े के केस में, कोई भी बीमारी के केस में, चाहे बॉडी की बीमारी है, चाहे दिमाग की बीमारी है, या किसी भी ऐसी सेम काइंड ऑफ चीजों के लिए हम बोलते हैं कि यार यहाँ पे हम अपना दिमाग लगाएंगे, ठीक है। अदरवाइज एवरीबडी इज कॉम्पिटेंट टू कम टू द कोर्ट एंड टेस्टिफाई, ठीक है। इसके बाद आ जाइए एक्सप्लेनेशन में, देखो प्लीज अंडरलाइन नॉट इनकॉम्पिटेंट, द पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड इज नॉट इनकॉम्पिटेंट टू टेस्टिफाई। सवाल आएगा पेपर में कि यार एक पागल बंदा कॉम्पिटेंट है टेस्टिफाई करने के लिए, आप कहोगे हाँ, वहां पे लिखा है नॉट इनकॉम्पिटेंट, ठीक है। चेक क्या करना पड़ेगा? अगर हमें लगेगा कि यार इसकी साउंडनेस ऑफ माइंड इस कदर है कि जवाब दे नहीं सकता, सिर्फ तब छोड़ा जाता है। अदरवाइज पागल के भी एविडेंस, पागल के भी विटनेस की तरह ट्रीट करा जा सकता है, उसको भी कोर्ट में आगे टेस्टिफाई करना अलाउड है, ठीक है। इसके बाद आ जाइए आप सेक्शन नंबर 126 पे, कॉम्पिटेंसी ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ एज, नहीं उससे पहले 125 पे आ जाइए। 125, विटनेस अनएबल टू कम्युनिकेट वर्बली। तो एक विटनेस जो बोल के नहीं बता पा रहा, उसका क्या किया जाए? राइटिंग और बाय साइंस और बाय एनीथिंग हम उसका गवाही ले सकते हैं। एक बार एक केस था, आर वर्सेस अब्दुल्ला का केस था शायद वो, जिसमें लड़की का गला काट दिया, गला काटा, थ्रोट कट हो गया, बोल नहीं पा रही है वो, बट वो फिर भी इशारा कर देती है हॉस्पिटल में, ठीक है। दैट वाज मतलब शी कैन, दिस एविडेंस इज अलाउड। रेस्ट जेस्टे के अंदर भी अलाउड है एज अ कंडक्ट ऑफ द पर्सन। रेस्ट जेस्टे के अंदर भी अलाउड है कि यार उस लेडी के जो सिम्टम्स थे, उसकी लेडी के जो पॉइंटिंग थी, दैट वाज सेल्फ एविडेंशियरी कि यार ये इशारा कर रही है कि इसने मेरे साथ कुछ करा है, ठीक है। और यहाँ पे भी वो एविडेंस, अगर एक विटनेस कुछ इशारा करके बता रहा है, उसने अच्छा मेरे को लगा यार ये गूंगा ये क्या ही बोलेगा किसी को, मैंने उसके सामने कोई चोरी कर ली, अब लेकिन वो इशारा कर देता है मेरी तरफ, क्या वो इनफ है? आंसर इज यस। डम्ब विटनेस कट बेसिकली 125 सेक्शन डील्स विद डम्ब विटनेस, ये प्री में आपको आ सकता है, आई मीन ये आपको क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। ओके, इसके बाद आ जाइए 126 पे, कॉम्पिटेंसी ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ एज विटनेसेस इन सर्टेन केसेस, ठीक है। हस्बैंड एंड वाइफ एज विटनेस इन सर्टेन केसेस, इसको लेके आपको सीधा सीधा पता लगना चाहिए, 126 में जाना और कुछ नहीं करना, सीधा सीधा 126 पे आ जाना। हस्बैंड एंड वाइफ की कॉम्पिटेंसी की बात आई तो हम मानते हैं जनरली एक दूसरे के अगेंस्ट नहीं जा सकते, लड़ाई हुई तो मैं कह दूंगी हाँ इसने करा है, ठीक है, ये नहीं अलाउड जी, ठीक है। लेकिन क्या ऐसे केसेस में जो लड़ाई एक दूसरे से ही है, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट है, तब अलाउड है एक दूसरे के लिए विटनेस बना अगेंस्ट? आंसर इज यस, ठीक है। ओके, नेक्स्ट जज, क्योंकि देखो ना हम मानते हैं यार ये सारी प्रिविलेज चीजें हैं यार, वैसे भी आप अपने हस्बैंड को या वाइफ को अगर तो बताओगे कि मैं कांड कर दिया, ठीक है, उसकी बात हम मानेंगे नहीं, वो तो हमेशा झूठी बोलेगा, ठीक है। यहाँ हो सकता है लड़ाई में सच बोल दे या कुछ भी। उसके बाद जजेस एंड मैजिस्ट्रेट, नो जज और मैजिस्ट्रेट शैल एक्सेप्ट अपॉन द स्पेशल ऑर्डर ऑफ सम कोर्ट टू विच ही इज सबऑर्डिनेट बी कंपेल्ड टू आंसर एनी क्वेश्चन एज टू हिज ओन कॉन्डक्ट, ठीक है। जजेस और मैजिस्ट्रेट से सवाल करे जा सकते हैं कि आपने ऐसा क्यों बिहेव करा, नो नॉट अलाउड, आफ्टर ऑल दे आर जजेस एंड मैजिस्ट्रेट्स, तो उनको एक्सेप्शन कहां दी गई है? उनको एक्सेप्शन दी गई है 127 में, ठीक है। अपनी कंडक्ट उनका कैसा था, किस बात में उन्होंने कैसा रिएक्ट करा, इस चीज को लेकर उनसे क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं करी जा सकती है, ठीक है, ठीक है एवरीबॉडी। हाँ, आगे आ जाओ 128, कम्युनिकेशंस ड्यूरिंग मैरिज। अब शादी या शादी के दौरान या शादी के बाद हुई कोई भी कम्युनिकेशन वैलिड कम्युनिकेशन के बराबर नहीं है। नो पर्सन शैल बी वैलिड कम्युनिकेशन, अगर मैं उसका डिस्क्लोजर कर देती हूँ, अगर आपने मुझे कोई बात बोली शादी के बाद, मेरे हस्बैंड ने मुझे कोई बात बोली और मैं उसको डिस्क्लोज कर देती हूँ, इसने ऐसा करा था, यही है वो, ठीक है, नॉट अलाउड, ठीक है। हम मानते हैं कि यार ऐसा डिस्क्लोजर अलाउड नहीं है, नोबडी कैन बी कंपेल्ड टू डिस्क्लोज एनी कम्युनिकेशन मेड टू हिम ड्यूरिंग मैरिज। आप इसको रीड करें ना पूरा, अगर आपको पेपर में सवाल आता है, इजी, बहुत इजी है, आपको सीधा यहीं पे जाना पड़ेगा। नेक्स्ट आ जाओ, एविडेंस एज टू अफेयर्स ऑफ स्टेट। स्टेट को लेके हम नहीं अलाउ करते हर किसी को गवाही देना, ठीक है, तो उसको लेके भी हमने उसको प्रिविलेज कम्युनिकेशन में रखा है कि यार ये बातें भी हर किसी की मानी नहीं जाएंगी, हर कोई बोल नहीं पाएगा। इसके बाद आ जाइए ऑफिशियल कम्युनिकेशंस। अब कोई भी पब्लिक ऑफिसर को कंपेल नहीं करा जा सकता कि तू बता तेरे ऑफिस में क्या बात हुई, नॉट अलाउड, ठीक है। नेक्स्ट, इंफॉर्मेशन एज टू द कमीशन ऑफ ऑफेंसेस, नो मैजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर शैल बी कंपेल्ड टू से व्हेन ही गॉट एन इन्फॉर्मेशन। अच्छा, मैं पूछूं सर आपका ये जो खुफिया बंदा है जिसने आपको सारी खबरी कौन है आपका, नॉट अलाउड, ठीक है। कहां से आई खबर, नॉट अलाउड, कितने बजे आई, नॉट अलाउड, चले आगे, ठीक है। प्रोफेशनल कम्युनिकेशंस, जो बात आपने अपने वकील से करी, नॉट अलाउड टू बी डिस्क्लोज्ड, ठीक है, अदरवाइज तो कोई अपने वकील के सामने कुछ एडमिट ही नहीं कर पाएगा, ठीक है। लेकिन अगर वो बात आपने ऐसी करी इन फर्दरेंस ऑफ कि आगे मैं ये करने वाला हूं, तो वो बात डिस्क्लोज करी जा सकती है,
जो पहले हो चुकी चीजें हैं और आपने वकील से डिस्कस करी है, उनको लेके वकील आपके अगेंस्ट डिस्पोजिशन नहीं दे सकता, लेकिन आगे वाली चीजों को लेके दे सकता है जो आप आगे की आपकी प्लानिंग है। तो ठीक है, ओके। ये बात अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट उसका खत्म भी हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट ऐसे ना आपने वकालतनामा उसका साइन करा, वो आपका वकील था, लेकिन आपने वकील बदल लिया, क्या तब पुराना वाला वकील दे सकता है? आंसर इज नो, तब भी नहीं दे सकता। ठीक है, ओके। और ये जो आप इसको रीड कर लेना, वैसे तो पेपर में जाके आपको सीधा सीधा समझ आ जाएगा, बहुत आसान है। उसके बाद आ जाओ, इसकी इलस्ट्रेशन आपने पढ़ के जानी है। ठीक है, एक रीडिंग इलस्ट्रेशन पे हो जानी चाहिए रजे। फिर आ जाओ 133 पे, प्रिविलेज नॉट वेव्ड बाय वॉलंटियरिंग एविडेंस। कि अगर एक इंसान ने बोल दिया कि मैं आपको एविडेंस खुद देना चाहता हूं, हमने बोला नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू डू दिस, नो पर्सन शैल, कई जगह लिखा है नो पर्सन शैल बी अलाउड, कई जगह लिखा है नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड। कंपेल्ड मतलब उसे फोर्स नहीं कर सकते, बट वो क्या खुद चाहे देना तो दे सकता है, सेक्शन 133 कहता है। हाँ जी, ठीक है, ओके। उसके बाद 134, कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन विद लीगल एडवाइजर्स। कोई भी ऐसी कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन जो आपके और आपके लीगल एडवाइजर के बीच हुई है, उस कम्युनिकेशन को भी डिस्क्लोज नहीं करा जा सकता। नेक्स्ट, प्रोडक्शन ऑफ टाइटल डीड्स ऑफ विटनेसेस नॉट अ पार्टी। जो पार्टी नहीं है उसके टाइटल डीड्स को प्रोड्यूस करने का जिम्मा 135 में है। हम मानते हैं नो विटनेस, जो किसी विटनेस को बेसिकली कंपेल नहीं करा जा सकता। नो, यहाँ पे लिखा है नो विटनेस हु इज नॉट अ पार्टी टू अ सूट शैल बी कंपेल टू प्रोड्यूस। जो पार्टी नहीं है उसको कंपेल नहीं करा जा सकता, सिंपल। आगे आ जाओ, प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स व्हिच अनदर पर्सन हैविंग पोजेशन कुड रिफ्यूज टू प्रोड्यूस। नो वन शैल बी कंपेल टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट्स जो उसके पोजेशन में है, प्रोवाइडेड, हाँ, अगर वो कोई और होता तो उसको हम कंपेल नहीं कर पाते। तो ये डॉक्यूमेंट अगर इस आपकी जगह इनके पास भी है तो इनको भी फोर्स नहीं करा जा सकता, कंपेल नहीं करा जा सकता, लेकर आओ, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट जरूरी ही नहीं है। अगर आपको फोर्स नहीं करा जा सकता तो इनको भी नहीं करा जा सकता। इसके बाद आ जाइए 137 पे, विटनेस नॉट एक्सक्यूज फ्रॉम आंसरिंग ऑन ग्राउंड दैट आंसर विल क्रिमिनेट। तो एक विटनेस को फोर्स नहीं करा जा सकता कोई ऐसा जवाब देने के लिए जो उसको क्रिमिनेट कर देगा, जो पता है कि मैं अगर जवाब दूंगा तो मैं खुद ही फंसूंगा। ठीक है, विटनेस, लेकिन लेकिन ये हो सकता है, हम क्या कहते हैं यार, वी विल नॉट क्रिमिनलाइज यू, विल नॉट पनिश यू इफ यू एक्सेप्ट दिस, इफ यू टेल अस दिस। अगर आप ये बात रखते हो देन ही इज नॉट एक्सक्यूज्ड। और उसके बाद अगर वो नहीं बताता ना तो हम उसके अगेंस्ट सेक्शन 119 बीएसए की, सेक्शन 119 बीएसए में, आपको याद है मैंने बोला था इलस्ट्रेशन था ढेर सारी, आई क्लॉज तक बहुत सारी इलस्ट्रेशन थी। इलस्ट्रेशन पार्ट 1 पार्ट 2, मैंने अगर आपको याद हो मैंने बोला था इसकी इलस्ट्रेशन एज टू दूसरे पार्ट के साथ पढ़ते, देख लो फटाफट 119, समझ आ जाएगा कौन सी बात करी हूं मैं। आगे याद इलस्ट्रेशन वो वाली बहुत सारी। तो अगर एक इंसान जवाब नहीं देता तो हम उसके अगेंस्ट प्रिजम्पशन लेके चलते हैं, मैं प्रिज्यूम कि यार ये पक्का इसके अगेंस्ट ही होगा, फिर तो उसको पक्का ही घेर लेते हैं बीच में। ठीक है, अगर हमने पूछा ये बोलना कि कुछ नहीं करेंगे तो फिर भी जवाब नहीं दे रहा यार, तो यहाँ पे घेर लेंगे। ठीक है, उसके बाद आ जाइए 138, एकम्प्लिस। एकम्प्लिस क्या होता है? आपने और मैंने मिलकर कोई काम करा, मिलके ऑफेंस करा, आप हो गए एकम्प्लिस। ठीक है, अब कोर्ट क्या करती है, कोर्ट देखती है 10 जाने हैं, कोई भी सच नहीं पता लग रहा, मेरे को एविडेंस नहीं मिलेगा तो मैं काम कैसे चलाऊंगा आगे। तो कोर्ट क्या करती है, एक जाने को बोलती है मैं तुझे कुछ नहीं कहूंगा, तू बता दे मुझे। अप्रूवर बना लेती है उसे। ठीक है, और जो अप्रूवर बनता है वो 306 सीआरपीसी में हम देखते हैं उसके साथ उसका रेफरेंस, लेकिन जो अप्रूवर बनता है वो तो निकल जाता है ऑफेंस से, बाकी सबको कल्पेबल ठहराया जा सकता है, और जो बाकी सारे मिलकर ऑफेंस करते हैं उन सबको हम एकम्प्लिस का नाम देते हैं। ठीक है, 138 एकम्प्लिस की बात करता है, लिखता है एकम्प्लिस शैल बी कॉम्पिटेंट विटनेस अगेंस्ट एन एक्यूज पर्सन। तो क्या आप मेरे अगेंस्ट गवाह हैं? हाँ जी हैं, वैलिड गवाह हैं जी। ठीक है, एंड कन्विक्शन इज नॉट इलीगल इफ इट प्रोसीड्स अपॉन द corroborated testimony ऑफ एन accomplice। तो मतलब क्या हुआ, अगर आपने बोला श्रद्धा ने ऑफेंस करा है और आपकी बात corroborate कर पा रहे हो आप, या आप बोल रहे हो हम दोनों ने ऑफेंस करा, मैं कह रही हूँ अपने अगेंस्ट बोल, मुझे क्यों फंसा रही है? मैं तो ये बोलूंगी कि कन्फेस करना है तो अपने अगेंस्ट करो, मुझे क्यों फंसा रहे हो आप कन्फेशन में? तो आप मुझे क्या रेफर करोगे, कोर्ट मुझे क्या रेफर करेगा? कोर्ट मुझे रेफर करेगा 138 बीएसए, जो कहता है यार कि आपके कंप्लेस की बात पे मुझे भी फंसाया जा सकता है, प्रोवाइडेड कि वो बात corroborated हो। वरना तो कोई भी बोलेगा मैंने और अमन ने करा, अमन था ही नहीं वहां पे, आप बोलोगे ना मैंने और अमन ने करा था ऑफेंस, मैंने अमन और श्रद्धा ने करा था। अब श्रद्धा तो थी, श्रद्धा के अगेंस्ट आप corroborate कर पाए, अमन के बाद अगेंस्ट corroborate नहीं कर पाए, आप आपके पास एविडेंस ही नहीं था ये प्रूफ करने के लिए अमन भी आपके साथ था, तो अमन बच जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि एक accomplice की बात पे तभी विश्वास करा जाएगा अगर वो corroborated है, तो सपोर्टेड है। सपोर्टेड किसकी थी? मेरे अगेंस्ट वाली। उसके बाद आ जाए 139, नंबर ऑफ विटनेसेस। इतनी बात याद रखिए, नो नंबर ऑफ विटनेसेस रिक्वायर्ड, जितने मर्जी एक भी चल सकता है, काफी है हमारे को नंबर में क्वांटिटी में नहीं जाना, क्वालिटी पे जाना है। ठीक है, उसके बाद 140 चैप्टर आ गया 10 ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस, ऑर्डर ऑफ प्रोडक्शन एंड एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस। इन ऑर्डर, the order in which witnesses are produced
and examined shall be regulated by the law and the practice for the time being relating to civil and criminal procedure respectively in absence of any such law by the हाँ ठीक है. किस ऑर्डर में विटनेस आएंगे कहते हैं हम आपको बताते हैं. जनरली सबसे पहले तो एक पार्टी क्या आएगा, फिर उसके बाद दूसरी पार्टी काउंटर होगा, ये सारा कुछ होता है. कहते हैं अगर नहीं तो बाय द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट. नहीं है छोड़ दो. 141 पे आ जाओ. जज टू डिसाइड एज टू द एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस. कोई चीज कोई एविडेंस जो गवाह जो है वो एडमिसिबल है कि नहीं. एडमिसिबल और रेलिवेंट में बहुत फर्क है. रेलिवेंट लॉ ने दे दिया ये चीज रेलिवेंट है जी, ये भी रेलिवेंट, ये भी रेलिवेंट. एडमिसिबल क्या? एडमिसिबल वो चीज जो आप जिसको आप अपनी जजमेंट का पार्ट बनाते हो वो होता है एडमिसिबल. रेलिवेंट बहुत चीजें हो सकती हैं बट मुझे लग रहा है कि यार इसको मैं एडमिसिबल नहीं बना सकती, चाहे ये बात रेलिवेंट थी. तो जो आपकी चीज जजमेंट का हिस्सा बन जाती है वो बन जाती है एडमिसिबिलिटी हो गई है. ठीक है. तो यहाँ पे जज टू डिसाइड एज टू एडमिसिबिलिटी ऑब्वियसली तो जज डिसाइड करेगा कौन सी चीज एडमिसिबल है. इस चीज को लेकर सारे सेक्शन इसके अंदर आप सेक्शन के अंदर आ जाना 141 के अंदर. फिर आ जाओ 142 एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस. इंपॉर्टेंट 142 बीएस से वेरी इंपॉर्टेंट जो बात करेगा यार कि यार एग्जामिनेशन कितने तरह की होती है. सबसे पहली चीज क्या होती है? इन चीफ. एग्जामिनेशन इन चीफ. जो आप मेरे वकील हो तो आप मेरी करोगे. क्रॉस एग्जामिनेशन दूसरी पार्टी मेरी करेगी. री एग्जामिनेशन. क्रॉस एग्जामिनेशन के बाद आप कहते हो अच्छा ये बताना जरा ऐसा क्यों बोला आपने उस बंदे को, मतलब आपने ये जवाब क्यों दिया दूसरे वकील को. तो सबसे पहले इन चीफ होती है, फिर क्रॉस होती है, फिर री होती है. ये बोला गया 142. ठीक है. इसके बाद आ जाइए 143 में ऑर्डर ऑफ. अच्छा ये अच्छा पहले बताया गया 142 में कौन से तरह की होती है. 143 में ऑर्डर बताया गया. देख लो 142 में 3 तरह की बताई गई है. कौन कौन सी? 143 में उनको ऑर्डर बताया गया. 144 पे आ जाओ. क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ पर्सन कॉल्ड टू प्रोड्यूस अ डॉक्यूमेंट. अगर मैंने आपसे डॉक्यूमेंट बनाया मंगवाया एक, क्या मैं आपको बोला आपके पास ये डॉक्यूमेंट पड़ा ना इस बंदे का फलाने का, ये आप ना पेश करो कोर्ट में, तो क्या आप ऑटोमेटिकली विटनेस बन जाते हो? नहीं. आपको आपको एग्जामिन नहीं करा जा सकता अनलेस आई कॉल यू एज अ विटनेस. अगर मैं विटनेस लिस्ट में जब जमा करती हूँ मैं उसमें आपका नाम नहीं लिखती तब तक आपको गवाह नहीं बनाया जा सकता है merely because you are presenting a document in the court of law. नेक्स्ट विटनेस टू कैरेक्टर. क्या विटनेस ऑफ कैरेक्टर जो होता है कि यार सर ये बहुत ही अच्छा बंदा है, हाई सोसाइटी, सर इसकी बहुत रेपुटेशन है, ये है वो है, क्या उसको क्रॉस एग्जामिन और री एग्जामिन करा जा सकता है? आंसर इज यस. विटनेस एज टू माई कैरेक्टर. नेक्स्ट लीडिंग क्वेश्चंस क्या होते हैं जिनमें जवाब छुपा होता है ना. ऐसे सवाल, क्या तुम दिल्ली थे उस दिन, ले ये क्या सवाल है, ये पूछ रहा कहां थे. ठीक है. तो हम बोलते हैं लीडिंग क्वेश्चन है, जनरली नॉट अलाउड. ठीक है. इनको लेके कोई भी सवाल आएगा तो 146 में रेफर जाना पड़ेगा आपको. ठीक है. 146 में जाना पड़ेगा लीडिंग क्वेश्चंस के लिए. क्या हुआ मन से. हाँ. 147 एविडेंस एज टू मैटर्स इन राइटिंग. एनी विटनेस मे बी आस्क्ड व्हाइल अंडर एग्जामिनेशन वेदर एनी कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है. ठीक है. अब कोई चीज आपने डॉक्यूमेंट जब तक कोर्ट में कोई प्रोड्यूस नहीं करा, क्या आपको उस डॉक्यूमेंट की, अगर आपने डॉक्यूमेंट पेश नहीं कर रखा तो क्या आपसे डॉक्यूमेंट को लेके सवाल करे जा सकते हैं? जो मैटर राइटिंग में उसको लेके आपसे वर्बली सवाल करे जा सकते हैं? हाँ जी करे जा सकते हैं अगर डॉक्यूमेंट राइटिंग में प्रोड्यूस नहीं कर रखा. लेकिन फिर हम रेफर करते हैं सेक्शन 91 एविडेंस एक्ट जो बोलता था कि अगर लड़ाई हो जाए ओरल और रिटर्न की तो आप रिटर्न महाना हो जाएगा ना. ठीक है. तो जो चीज रिटर्न में होती है उसका जनरली एविडेंस लिया नहीं जाता, ओरल बोलते हैं रिटर्न लाओ. लेकिन अगर रिटर्न किसी कारण नहीं ला पा रहे हो कारणवश तो ओरल पे बात आ जाती है. एविडेंस हैज टू मैटर्स इन राइटिंग. ठीक है. इसके बाद आप आ जाइए क्रॉस एग्जामिनेशन एज टू प्रीवियस स्टेटमेंट इन राइटिंग. आपने जो पहले लिखी थी बात उसको लेके क्रॉस एग्जामिन करा जा सकता है. आपको कहां करा जा सकता है? यस करा जा सकता है. 148 में करा जा सकता है. ठीक है. इसके बाद आ जाइए 149 क्वेश्चंस लॉफुल इन क्रॉस एग्जामिनेशन. किस तरह के क्वेश्चंस आपको क्रॉस एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं? अगर ये सवाल आ जाए, मैं रीडिंग नहीं कर रही हूँ, जरूरत ही नहीं है, सीधा जाके आपको रेफर करना पड़ेगा 149 को. क्रॉस एग्जामिनेशन में मुझसे किस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं? क्या मुझे मेरे कैरेक्टर को लेकर पूछा जा सकता है? क्या क्वेश्चंस की वेरासिटी चेक करी जा सकती है कि जो श्रद्धा ने जवाब दिए सही भी दिए भी कि नहीं दिए? क्या मेरा क्रेडिट, मेरा जो विश्वास है एक चीज बोलने को, कॉन्फिडेंस को हिलाने के लिए आप सवाल पूछ सकते हो? हाँ जी पूछ सकते हो. क्या मेरी पोजीशन इन लाइफ, क्या मैं ठीक भी हूँ, क्या मैं डिप्रेशन में तो नहीं बातें कर रही? ये सारी चीजें चेक करने के लिए क्या आप हेल्प ले, ये सारी सवाल आप क्या मुझे क्रॉस एग्जामिनेशन में पूछ सकते हो? तो हाँ जी पूछ सकते हो 149 के अंदर. ठीक है. इसके बाद नीचे देखो इसका प्रोवाइजो, इसको आपने बहुत इंपॉर्टेंट मार्क करके रखना है. प्रोवाइजो क्या कहता है 149 का? मैम बोलता है कि अगर बात रेप की है और फीमेल बोलती है उसने कंसेंट नहीं करा, ठीक है, तो उस चीज को लेकर उसको क्रॉस एग्जामिनेशन भी नहीं करा जाएगा. उसने बोला है कंसेंट नहीं करा तो वी शैल प्रिज्यूम दैट नो कंसेंट वाज देयर. उसको लेकर क्रॉस एग्जामिनेशन भी अलाउड नहीं है. ठीक है. इसके बाद आप आ जाइए 150
when witness to be compelled to answer. If any such question relate to matters relevant to 137 shall apply. ठीक है, अगर एक बात को लेके आपको कंपेल करा गया जवाब देने के लिए, तो आपके ऊपर वही बात लगेगी कि यार अगर आपने नहीं दिया तो हम आपके अगेंस्ट मानकर चलेंगे कि आपको लगता आपके अगेंस्ट जाना था तभी नहीं दिया। ठीक है, उसके बाद आ जाइए, ये सवाल ना वैसे बहुत कम आएंगे, ये जो मान इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं इसमें से अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आपको हेडिंग में से ही क्वेश्चन आएगा। डू नॉट वेस्ट योर टाइम ऑन दीज सेक्शंस। ठीक है, उसके बाद 151 पे आ जाइए, कोर्ट टू डिसाइड व्हेन क्वेश्चन शैल बी आस्क्ड एंड व्हेन विटनेस कंपेल्ड टू आंसर। ठीक है, तो कोर्ट डिसाइड करेगा, क्या कोर्ट डिसाइड करेगा कि यार कब पूछना है, कब विटनेस को कंपेल करना है, एटसेट्रा। ये सारी चीजें बहुत ही बेसिक हैं, आप एक बार देख सकते हैं, एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इजी। उसके बाद आप आ जाइए 152 पे, क्वेश्चन नॉट टू बी आस्क्ड विदाउट रीजनेबल ग्राउंड। जब कोई ग्राउंड ही नहीं है आप उसे बेहुदा सवाल नहीं पूछ सकते हो। दिस इज 152, नो सच क्वेश्चन। जो भी मना किए गए इलस्ट्रेशन देख लेना, वो क्वेश्चन आप किसी से नहीं पूछ सकते हो। 153, प्रोसीजर ऑफ कोर्ट इन केस ऑफ क्वेश्चन बीइंग आस्क्ड विदाउट रीजनेबल ग्राउंड। अगर आप बिना रीजनेबल ग्राउंड के सवाल पूछ ही लेते हो तो क्या वो आपको क्या कहते हैं, हाँ, आपको बोला जा सकता है कि आप रिपोर्ट करो हाई कोर्ट को कि आपने ये सवाल मुझसे क्यों पूछा। द आंसर इज यस। ये कहता है हाँ जी, आप मुझसे बेहुदा सवाल नहीं पूछ सकते हो जो मेरे मतलब के ही नहीं है। नेक्स्ट 154, इनडिसेंट एंड स्कैंडलस। ये इंपॉर्टेंट है, इनडिसेंट एंड स्कैंडलस क्वेश्चंस। द कोर्ट में फॉरबिड एनी क्वेश्चन और इंक्वायरी। जो कोर्ट को लगता है कि यार ये इनडिसेंट सवाल है, ठीक है, तो कोर्ट उसको मना कर सकता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन इंटेंडेड टू इंसल्ट और इनॉय, जिससे पता है नियत ही यही है कि मैं इसको इतना खिजा दूंगा ये जवाब दे देगा, या गलत जवाब दे देगा, या कन्फेस कर लेगा, कोर्ट में कन्फेस कर लेगा, वो सवालों के लिए भी मना ही है 155 में। 156, एक्सक्लूजन ऑफ एविडेंस टू कॉन्ट्राडिक्ट आंसर्स टू क्वेश्चंस। कॉन्ट्राडिक्शन का सेक्शन पहले होता था 156, अब है 157। ठीक है, इसको आपको 100% याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक इंसान को क्या उसकी बात के लिए कॉन्ट्राडिक्ट करा जा सकता है? द आंसर इज यस, 156 में जाके करा जा सकता है। इसका आपको इलस्ट्रेशन देखनी पड़ेगी। क्वेश्चन बाय पार्टी टू हिज ओन विटनेस। The court will permit the person who calls a witness to put any question to him which might be put in question. Court में ठीक है, ठीक है। क्या एक पार्टी ये बोल सकती है ये सवाल वैसे तो दूसरी, मतलब मैंने एक बंदे को अपने अपने गवाह को बुलाया और मैंने उसे ऐसा सवाल करा जो उसे दूसरी पार्टी ने पूछना चाहिए था। आप आते, आप दूसरी पार्टी के वकील हो, आप उससे पूछते क्या कोर्ट मेरे को भी परमिट कर सकती है कि मैं ये सवाल उससे पूछ लूं? तो आंसर इज यस। नॉट इंपॉर्टेंट सेक्शन, अनइंपॉर्टेंट। नेक्स्ट 158, इम्पीचिंग द क्रेडिट ऑफ विटनेस, वेरी इंपॉर्टेंट 158। ठीक है, द क्रेडिट ऑफ अ विटनेस मे बी इम्पीच्ड इन द फॉलोइंग वेज। क्रेडिट इम्पीच करना यानी कि उसको शेक करना, जो उसने बात बोली उसको हिलाना, उसको उसके बोली गई बात से मतलब हटा देना। ये कहां पे है? 158 में दिया गया है। कब कैसे कैसे हटाया जा सकेगा ये आप देख सकते हैं। ये पूरा सेक्शन को आप एक बार रीडिंग देना, पेपर में जाके जा दे देना। इम्पीचिंग क्रेडिट ऑफ विटनेस, विटनेस को उसकी बात से हटाने वाले सेक्शन 158 है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन टेंडिंग टू कोरोबरेट। अब मैंने आपको अभी कॉन्ट्रडिक्शन का कौन सा बताया? 156। कोरोबरेशन का कौन सा? 159। दोनों याद रखेंगे, 156 एंड 159 दोनों याद रखने हैं। ठीक है, कि अगर एक बात को कोरोबरेट करने वाली कोई बात है वो भी रेलेवेंट हो जाती है। 159 को आप रीड करके रखेंगे। उसके बाद 160 पे आ जाइए, फॉर्मर स्टेटमेंट ऑफ विटनेस मे बी प्रूव्ड टू कोरोबरेट लेटर टेस्टिमनी एज टू द सेम फैक्ट। इसने पहले भी सर ये बात बोली थी और अभी बोल रही है सर, कोरोबरेट करा जा सकता है? हाँ जी करा जा सकता है सर, ये पुरानी वाली बात पे टिकी हुई है। इसने पिछले केस में भी एक बार ऐसी बात बोली थी। यस, नेक्स्ट, व्हाट मैटर्स मे बी प्रूव्ड इन कनेक्शन विद प्रूव्ड स्टेटमेंट रेलेवेंट अंडर सेक्शन 26 और 27। 26 और 27 कौन से थे बीएसए के? नहीं, रिकवरी नहीं थी उसमें, वो तो एविडेंस एक्ट था। ये सीधी गल कर रही है मैं, 26-23 कोई गल नहीं, देख लेनी, खुल गया। डाइंग डिक्लेरेशन बीएसए में 26 है ना, वो पहले 32 था जी। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला? what matters may be proved in connection with proved statement relevant under section 26 में statement proved छोड़ दो, कभी नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा। ठीक है, बेसिकली इतनी सी बात है कि यार अगर एक बंदा मर रहा है उसके साथ साथ और कौन सी चीजें रेलिवेंट हो जाएंगी और कौन सी बातें रेलिवेंट हो जाएंगी, ये हमें बताया गया, कहीं आएगा। उसके बाद आप आ जाओ रिफ्रेशिंग मेमोरी, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट 162।
हाँ जी, क्या अपनी बात को आप रिफ्रेश करने के लिए कोई डायरी या कोई डॉक्यूमेंट की मदद ले सकते हो? आंसर इज यस। ठीक है, कहां किस हद तक 162 में बताया गया? 163 पे आ जाओ। टेस्टिमनी टू फैक्ट स्टेटेड इन डॉक्यूमेंट मेंशन्ड इन सेक्शन 162। जो ऊपर वाले आपको आप अपने डॉक्यूमेंट लोगे, किसी डॉक्यूमेंट की हेल्प लोगे, वो किस हद तक रेलेवेंट है? 163। तो अपनी याद करनी थी कोई बात, उसको लेके आपने ऊपर वाला डॉक्यूमेंट रेफर करा, वो किस हद तक रिलेवेंट है? 163 में बताया गया। उसके बाद राइट ऑफ एडवर्स पार्टी एज टू राइटिंग यूज्ड टू रिफ्रेश मेमोरी। इसको भी आप रिफ्रेश मेमोरी वाले क्वेश्चन जब आएगा तो तीनों में देख लेना कहां फिट कर रहा है, तो इन दोनों में फिट कर जाएगा। 162, 163, 164, इन तीनों में फिट कर जाएगा कहीं पे भी। आप इसको एक बार देख लेना, कोई जरूरत नहीं है ज्यादा इसकी डेप्थ में जाने की। Similar is the case with 166, 167. I'll just read the heading, not required at all. Giving as evidence of document called for and produced on notice, छोड़ दो, ना करो। Using as evidence of document produced or which was refused on notice, छोड़ दो। सिंपल सी बात है यार, जो मैंने आपसे पहले मंगाया आप नहीं लाए, बाद में नहीं ला सकते, ये सब चीजें। ठीक है, उसके बाद 168 जजेस पावर टू पुट क्वेश्चंस ऑन ऑर्डर और ऑर्डर प्रोडक्शन। जज के पास जो चीजें रेलेवेंट नहीं है, क्या वो मंगाने का हक भी है? आंसर इज यस। ये बात बोली गई 168 में, इंपॉर्टेंट। ठीक है, 169 बात करता है क्या इम्प्रॉपर एडमिशन हो गया था, किसी चीज का गलत रिजेक्शन हो गया, गलत एडमिट कर ली कोई चीज कोर्ट ने, जज ने, तो क्या वो पूरा का पूरा केस शट डाउन हो जाएगा? तो उन्होंने लिखा है दिस शैल नॉट बी अ ग्राउंड कि नया नया ट्रायल हो या जजमेंट रिवर्स हो, मियरली बिकॉज कोई एविडेंस गलत लिया गया। ठीक है, merely because कोई एविडेंस गलत लिया will not be a ground to shunt out the entire case। ठीक है, और लास्ट है रिपील एंड सेविंग्स, जिसको आप छोड़ सकते हो, जहां पे लिखा गया इंडियन एविडेंस एक्ट हैज इज hereby repealed एंड या दैट्स ऑल। शेड्यूल हमने देख लिया हुआ है, तो बेयर एक्ट इतना ही है। आप लोगों को करना क्या है पेपर में जाके, यू हैव सीन 3-4 सब्जेक्ट्स आप लोग देख चुके हो, तो आपको अब तक पैटर्न तो समझ आ ही गया हुआ है कि करना गया है पेपर में जाके। ठीक है, तो आपको अब होमवर्क क्या रहने वाला है, होमवर्क क्या करोगे आप इस चीज का? वैसे केसेस मैं बता दूंगी, आपको घर जाके एक नजर मारनी है सारे केस उस पे, क्वेश्चंस पे, है ना? आपको पास्ट ईयर क्वेश्चंस के वो मिल गए हैं? हमने भी यही देने हैं। हाँ, ठीक है, एक बार पास्ट ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लो। ठीक है, उसमें से एविडेंस आके क्वेश्चन सॉल्व करो, बुक की रेफरेंस लेके करो, ताकि आपको पता लगे कि क्या मैं जल्दी कर पा रही हूँ, मैं अड़का रही हूँ। जहां पे अड़ोगे वहां पे आई बी देयर टू हेल्प यू, उसका हमको जुगाड़ लगा लेंगे कि इसको कैसे कर सकते हैं जहां पे पढ़ रहे हो। ठीक है, ऑल ऑफ यू। इसके बाद आप आ जाइए केस लॉस पे, एक बार केस लॉस देख लेते हैं। एक ना लिखो, मैं लिखवा रही हूँ कुछ, एक स्टेटमेंट लिखो, corroboration is the rule of prudence, corroboration is the rule of prudence and not the rule of law, and not the rule of law। ये बात कौन सी जजमेंट की है? जजमेंट है मारवाड़ी किशोर परमानंद, मारवाड़ी किशोर परमानंद वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 1994। 1994। अगर आपको आ जाए corroboration का कौन सा केस लो, ये लाइन कौन से केस में बोली बोली गई, ये केस है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आप लिख लीजिए, को केस लॉ दे रही हूं, बोलो बोलो। नहीं वो नहीं करा रही अभी, ये तो आपके पास फिर रहनी है, ये वाली हिल जानी है। अगर आ जाए 120 बी, यस 120 बीएसए का क्वेश्चन है, ये केस है, यानी कि 120 बीएसए का केस है। जो पहले वाला 114 इंडियन एविडेंस एक्ट था, 114 ए इंडियन एविडेंस एक्ट, 114 कैपिटल ए इंडियन एविडेंस एक्ट एंड 120 बीएसए का क्वेश्चन है ये। मथुरा रेप केस वाला जो सवाल है ना, तो मथुरा रेप केस वाला जो सवाल था कंसेंट को लेके लड़की की, ठीक है, जो अब 120 में है, इसका केस है तुकाराम वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। तुकाराम वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, इसको आपको याद रखना है केस का नाम। अगर आ जाए पुराने वाला 112 एविडेंस एक्ट और 116 बीएसए, 112 एविडेंस एक्ट और 116 बीएसए का केस था, जो कि प्रिजम्पशन ऑफ पेटर्निटी ऑफ चाइल्ड वो वाला, है ना,
बच्चे का फादर यही है, अगर 280 दिन वाला वो जो केस था। ये कौन सा केस, इसका लैंडमार्क जजमेंट है कामती देवी वर्सेस पोशीराम। कामती देवी, KAMTI, कामती देवी वर्सेस पोशीराम 2001 सुप्रीम कोर्ट, USHI पोशीराम। और दूसरा सी वेंकटासा वर्लू, मैं बोलती हूँ स्पेलिंग, CVENKATASWARLU, वेंकटस वर्लू वर्सेस वेंकट नारायण, ये शक्ल दोनों में से किसी की भी दिख जाए तो हमारे लेजिटिमेसी वाले केस लॉज है। ठीक है, ओके। इसके बाद आप आ जाइए, अब आ जाइए केस डीएनए का लैंडमार्क जजमेंट। डीएनए के ऊपर लैंडमार्क जजमेंट, नंदलाल वासुदेव बडवायक, BADWAIK, बडवायक वर्सेस लता नंदलाल बडवायक, 2014 का केस है। और इसमें एक और वही डीएनए में भी कामती देवी काम आएगा आपका, क्योंकि सेम सारा उसी उसी सेक्शन के अंदर चल रहा है, 112 एविडेंस एक्ट के अंदर ही चल रहा है। ठीक है, उसके बाद सेक्शन नंबर 40 एविडेंस एक्ट और 34 BSA, 40 एविडेंस एक्ट और 34 BSA, ये क्या पुरानी जजमेंट रेलिवेंट है? इसके लिए हमारा लैंडमार्क केस काम आता है, डचेस ऑफ किंगस्टन केस। डचेस ऑफ किंगस्टन, नाम है डचेस ऑफ किंगस्टन 1776। उसके बाद एक और आपको जजमेंट का केस लिखना है, अगर पेपर में आ जाए जजमेंट्स को लेके, क्या है जजमेंट, ये जो केस है ये कौन से प्रोविजंस को लेकर रिलेटेड है, तो आपने रेलिवेंसी और जजमेंट को लेके एक आप ये लिख देना डचेस ऑफ किंगस्टन। दूसरा लैंडमार्क जजमेंट लिख लो, KG प्रेम शंकर, K.G प्रेम शंकर वर्सेस इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, वर्सेस इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस 2002 सुप्रीम कोर्ट, 2002 सुप्रीम कोर्ट। तो ये दोनों जजमेंट्स आपको लिखनी है अपनी रेलिवेंसी ऑफ जजमेंट्स वाले टॉपिक के अंदर, अगर आपको पेपर में दिख जाए तो आपको पहचान जानी है। ओपिनियन जजमेंट, ओपिनियन एविडेंस होता है ना कि किस किस की ओपिनियन मानी जाएगी, कौन कौन से एक्सपर्ट है। ठीक है, रहते सुन रहे हो, है ना, 45 ऑनवर्ड्स, जो एविडेंस एक्ट में 45 ऑनवर्ड से उनको लेके लैंडमार्क, ओपिनियन को लेके लैंडमार्क जजमेंट थी हमारे पास। मुबारिक, MOBARIK, MOBARIK, मुबारिक अली अहमद, मुबारिक अली अहमद वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे, विच इज 1958 सुप्रीम कोर्ट, 58 सुप्रीम कोर्ट। मैं सिर्फ लैंडमार्क्स लिखवा रही हूं आपको और कुछ नहीं लिखा रही। इसके बाद फिंगरप्रिंट को सैंपल लेना, फोर्सफुली इंसान को सिग्नेचर लेना, इस सब को लेके जजमेंट है, फिंगरप्रिंट और सिग्नेचर्स को लेके जजमेंट थी। काठी कल्लू, सुना हुआ ना, KATHI, काठी कल्लू वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे, स्टेट ऑफ बॉम्बे। बोला जाता है क्या ये जो जबरदस्ती किसी इंसान को बोलते हो अपना अंगूठा लगाओ यहाँ पे, मैंने कंपेयर करना है, तो क्या ये सेल्फ इंक्रिमिनेशन हो गया? आंसर इज नो। सेल्फ इंक्रिमिनेशन यानी कि आप अपने अगेंस्ट गवाही दे रहे हो, नहीं, यू आर नॉट फोर्स्ड। अगर मियर कंपैरिजन के पर्पज से आपसे आपके साइन लिए जाएं तो हम मानेंगे, या हम इंप्रेशन लिया जाए तो हम इसको सेल्फ इंक्रिमिनेशन आर्टिकल 20 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर क्रिमिनलाइज नहीं करते, बैन मना नहीं करते हैं, हम कहते हैं नहीं है यार सेल्फ इंक्रिमिनेशन। ठीक है, ओके। नेक्स्ट लैंडमार्क जजमेंट, सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, SELVI। जो बात करेगा नार्को एनालिसिस टेस्ट, लाई डिटेक्टर टेस्ट, इनकी क्या वैलिडिटी है, पॉलीग्राफ टेस्ट को लेके, ये सारे कुछ आर्टिकल 20 क्लॉज 3 के रेफरेंस में यहां पे बात करा गया था, लाई डिटेक्टर, पॉलीग्राफ एंड एवरीथिंग। ठीक है,
अब सेक्शन 6 इंडियन एविडेंस एक्ट जो करंटली है सेक्शन 4, 6 इंडियन एविडेंस एक्ट और 4 बीएसए के 4-5 केस लॉज का नाम लिख लो। ठीक है, सबसे पहला लिख लो एविडेंस एक्ट और 4 बीएसए। हियर से नहीं, रजिस्टर तो पूरा इज एन एक्सेप्शन ना। हाँ, सुनी सुनाई बात। हाँ भाई, डेथ, लाइक डिक्लेरेशन और एक रेजिस्टे इज आल्सो एन एक्सप्लेनेशन एक्सेप्शन। ठीक है, लिखो पहला आर वर्सेस फॉस्टर। सेकंड आर वर्सेस बेडिंग फील्ड। याद नहीं करने, शक्लें याद करनी है इनकी। आर वर्सेस फॉस्टर, आर वर्सेस बेडिंग फील्ड, BEDDING फील्ड। ये गला काटने वाला केस ये था, थ्रोट को स्लिट कर दिया था ये, आर वर्सेस बेडिंग फील्ड। फिर रतन सिंह वर्सेस हिमाचल प्रदेश, रतन सिंह वर्सेस हिमाचल प्रदेश। क्वीन वर्सेस अब्दुल्ला। ये 4 जजमेंट्स कहीं पे दिख जाएं तो आपको सीधा जाना है टुवर्ड्स द केस ऑफ, टुवर्ड्स सेक्शन, टुवर्ड्स रेजिस्ट्री, टॉपिक ऑफ रेजिस्ट्री की है ये। ठीक है, इसके बाद अगर आपको क्वेश्चन आ जाए विद रिगार्ड्स टू सेक्शन नंबर, यार टेलीफोनिक एविडेंस जो होता है उसकी रेलिवेंसी क्या है, उसका केस लॉ है RM मलकानी, मलकानी जजमेंट है उसकी, RM मलकानी वर्सेस महाराष्ट्र। अगर आपको पेपर में पूछ ले कि मतलब क्या इस लाइन का, अगर इसमें लाइन बोल रही हूँ फॉल्सस इन ऊनो, लिखने की देखो, आप लिखना तो लिख सकते हो, फॉल्सस इन ऊनो इज फॉल्सस ये सोच रही हूँ क्या था, फॉल्सस इन ऊनो इज वंस फॉल्सस इन ओमनिबस। हाय, तो ये कैसे भूल गई जीवन में मुझे। ठीक है, फॉल्सस इज इन ऊनो इन फॉल्सस इज इन ओमनिबस, इसका मतलब क्या होता है, एक में गलत मतलब सब में गलत। फॉल्स इन वन इज फॉल्स इन ऑल, ये मतलब है इसका। अगर पेपर में दिख जाए तो ये मतलब लिख के आना, फॉल्स इन वन इज फॉल्स इन ऑल। क्या ये डॉक्ट्रिन इंडिया में एप्लीकेबल है? आंसर इज नो। ठीक है, क्योंकि हम कोशिश करते हैं लगाने की कि यार इस बंदे ने एक बात बोली, एक बात गलत बोली, सारी गलत होंगी, पर हमने बोला हम पिक एंड चूज करेंगे इंडिया में, ये वैसे ही डॉक्ट्रिन नहीं है हमारे पास। ठीक है, ओके। इसके बाद अगर आपको सवाल का इसका मतलब समझ आ गया, अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आ जाए विद रिगार्ड्स टू RM मलकानी बोला था ना मैंने उस टाइम, महाराष्ट्र वाला, ठीक है, ठीक बोला, ठीक बोला, जजमेंट भूल गई थी मैं। सर्कमस्टांशियल एविडेंस को लेकर सवाल आ जाए, सर्कमस्टांशियल एविडेंस को लेके सवाल आएगा तो आप उसमें आंसर लिखेंगे रामानंद वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश, रामानंद वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट, अगर आपको सवाल आ जाए, एक लाइन आ जाए कि ये लाइन कौन से जजमेंट में बोली गई थी, लिख लो लाइन, द डिस्टेंस टू बी ट्रेवल्ड इज, लाइन ये है, द डिस्टेंस टू बी ट्रेवल्ड इज, डिस्टेंस टू बी ट्रेवल्ड इज फ्रॉम मे बी ट्रू टू मस्ट बी ट्रू, मे बी ट्रू टू मस्ट बी ट्रू। क्या हुआ इसका मतलब कि यार ये जो हम एविडेंस क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम शायद सही, शायद सच से लेके सफर करना है हमने, ये सच है तक। ठीक है, तो ये जजमेंट कौन सी, सरवर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। अच्छी लाइन है वैसे भी, अपने आंसर्स में भी आप कल को डालें, सरवर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। और टेप रिकॉर्डेड एविडेंस को लेके एक और केस है, RM मलकानी भी उसी में लिखवाया ना मैंने,
हाँ, टेलीफोनिक और टेप रिकॉर्डेड दोनों में डाल देना वो। और एक और टेप रिकॉर्डेड का लैंडमार्क जजमेंट लिख लो, पूरनमल वर्सेस डायरेक्टोरेट ऑफ इंस्पेक्शन। पूरनमल वर्सेस डायरेक्टोरेट ऑफ इंस्पेक्शन। पेपर में आएगा अगर सवाल की रेस इप्सा लॉक्यूटर का क्या मतलब होता है। रेस आंसर्स बुक में नहीं मिलेंगे आपको, इसलिए सारा कुछ अलग से लिखवा रही हूँ। मतलब बैराक लेके जाओगे उसमें तो नहीं है सारे जवाब, इसलिए आपको इनको तो पढ़ के ही जाना पड़ेगा। रेस इप्सा लॉक्यूटर, थिंग्स स्पीक फॉर देमसेल्व्स, थिंग्स स्पीक फॉर इटसेल्फ या थिंग्स स्पीक फॉर देमसेल्फ। वही अपने आप चीजें अपने आप के लिए अपनी अपनी गवाही खुद देती हैं। ठीक है, इसके बाद अगर पेपर में सवाल आ जाए, ये मैंने आपको बता दिया था शायद, वुलमिंगटन केस नहीं बताया, सेक्शन नंबर 105 इंडियन एविडेंस एक्ट का जो था, अभी कौन सा ये 108 है बीएसए का, उसको लेके अगर सवाल आ जाए कि कौन से केस की एक्सेप्शन है ये वाला सेक्शन, तो आप लिखोगे वुलमिंगटन, वुलमिंगटन केस। वुलमिंगटन केस कहता क्या था, वैसे सुन लो, वुलमिंगटन कहता था a person is presumed innocent until proven guilty। इनोसेंस की प्रिजम्पशन वुलमिंगटन जजमेंट थी सबसे पहली, जिसकी एक्सेप्शन 105 इंडियन एविडेंस एक्ट या 108 पीएसए। ठीक है, और आपको काम कहाँ करना है, और आपको काम क्योंकि आप दोनों के बैरक्स लेके जाना, बीएसए और एविडेंस एक्ट दोनों का, तो पेपर में अगर आ जाए कि ये कब ऐड करा गया है, ये उसके नीचे फुट नोट्स में आपको ईयर्स मिल जाएंगे, वहां से चल जाना, देख लेना। ठीक है, और साथ में अगर आपको सवाल आ जाए कि यार इसमें से कौन सी चीज अभी ऐड हुई है बीएसए में, पहले नहीं थी, तो आपको कंपैरिजन ड्रॉ करना पड़ेगा। आप याद कर ही नहीं सकते, ह्यूमनली पॉसिबल है कि आप सब कुछ याद करके चल जाओ। ठीक है, लोगों को 2-2 साल लग जाते हैं याद करते करते, तो हम तो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल बातें नहीं करेंगे, कोशिश भी नहीं करेंगे। ठीक है, ओके। बाकी जजमेंट यहां बैठी है। स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस प्रफुल्ल देसाई। अगर आपको आ जाए विद रिगार्ड्स टू एडमिसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, कौन सी जजमेंट है, महाराष्ट्र वर्सेस प्रफुल्ल देसाई। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को लेके। नेक्स्ट आ गया कॉन्सेप्ट ऑफ सिमिलर फैक्ट्स, कहां पे रिकॉग्नाइज करा था, अब्दुल रहीम। नेक्स्ट पी शर्मा वर्सेस सतीश चंद्रा, बात करता था सर्च वारंट की वैलिडिटी के ऊपर कि यार सर्च वारंट, ये देखो कोर्ट ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हेल्ड दैट सर्च वारंट वर नॉट इन वायलेशन ऑफ राइट टू प्राइवेसी एंड दैट डॉक्यूमेंट्स सीज्ड ड्यूरिंग अ लॉफुल सर्च कुड बी यूज्ड एज एविडेंस। अब आपको सर्च वारंट में मेरे डॉक्यूमेंट मिले, मैंने तो दिए ही नहीं कोर्ट में, तो क्या वो वैलिड एविडेंस है? हाँ जी है। काम बोला गया था सतीश चंद्रा, सतीश चंद्रा के घर पे रेड हुई थी, उन्हें उस मतलब मतलब कोई इतनी चीज याद रखनी, इसका कहानी बना लो अपने दिमाग में कोई, वो रेड के कारण सर्च वारंट के थ्रू डॉक्यूमेंट रिकवर होने वाले केस कौन सा था, ये वाला। उसके बाद अब आ जाइए के एम नानावती वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, जिसके ऊपर मूवी बनी हुई है रुस्तम, ये नानावती जजमेंट था। और अगर आपको आए पेपर में लास्ट, हमारी लास्ट ज्यूरी का केस कौन सा था, ज्यूरी जब बैठती थी, अब तो जजेस हैं, ज्यूरी वाले सीन ही नहीं है। के एम नानावती वाज द लास्ट जजमेंट ऑफ ज्यूरी। ठीक है, 1961 की जजमेंट है। दिस केस इज अ लैंडमार्क जजमेंट ऑन द एडमिसिबिलिटी ऑफ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। ठीक है, नेक्स्ट स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश वर्सेस देवमन उपाध्याय, इट टॉक्स अबाउट प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस। प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस की बात करी गई है कि एक इंसान को अगर आपका गिल्ट प्रूव करना है, तो आप तो इनोसेंट ही मानना, मैं तो मानूंगी आप इनोसेंट हो, तो मेरे को आपको मतलब दूसरे इंसान को किस हद तक प्रूव करना पड़ेगा कि आप गिल्टी हो, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव करना पड़ेगा। अगर पेपर में आए कितने स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रूफ होते हैं, आप कहोगे 4 स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ होते हैं। एक होता है कि यार सबसे हार्ड, एक होता है सबसे लो, और बीच वाले जो होते हैं हम काम भी लेते हैं। एक होता है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट की 90% प्रूव कर दो, है ना, और एक होता है प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी, जो सिविल लॉ का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी सिविल लॉ का कॉन्सेप्ट है, क्रिमिनल लॉ का कॉन्सेप्ट है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। ठीक है, ओके। इसके बाद आ जाइए एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन, हनुमंत सिंह वर्सेस मध्य प्रदेश। एक ही वर्ड, की वर्ड याद रखना है बस। ठीक है, उसके बाद अर्जुन पंडित राव 65 बी, 65 बी कौन सा था,
पहले वाला एविडेंस एक्ट 65 भी बात करता था सेकेंडरी एविडेंस कब कब माना जाए, उसको लेके अर्जुन पंडित राव वर्सेस कैलाश किशन राव. नेक्स्ट, दलीप सिंह एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब इन दिस लैंडमार्क केस डिटरमिन डाइंग डिक्लेरेशन मेड टू अ पुलिस ऑफिसर. किस काम की है? दलीप सिंह. डाइंग डिक्लेरेशन पुलिस ऑफिसर को दलीप सिंह ने दी थी. चले, डाइंग डिक्लेरेशन डी वाला डी से वाला ऐसे याद रख लेना, कुछ भी कर लेना अपने लिए पेपर में जाके शक्ल पहचानने के लिए. ठीक है, आ जाओ. शरद बिरदीचंद शारदा वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, ये भी था कोरोबोरेशन पे. ये रहा कोरोबोरेशन वाला केस. कोरोबोरेशन वाला एक और केस है शरद बिरदीचंद शारदा. सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट अ सुसाइड नोट कैन नॉट टिपिकली सर्व एज अ सोल बेसिस फॉर कन्विक्शन. कोरोबोरेशन चाहिए, सिर्फ सुसाइड नोट मिल गया इसका ये नहीं कि वो बंदे ने सुसाइड ही करा, हो सकता है ये प्लानिंग हो. ठीक है, तो कोरोबोरेशन सपोर्टिव एविडेंस हमें चाहिए. नेक्स्ट, कमला वर्सेस पंजाब. जब मल्टीपल डाइंग डिक्लेरेशन है, एक या एक से ज्यादा है और एक दूसरे से आप मतलब सोचो, मैंने एक बात यहाँ पे ये लिखी कि मैं इसलिए मर रही हूँ, यहाँ पे लिखा मेरे को इसने मारा है, यहाँ पे कुछ भी लिख रही हूँ अलग अलग चीजें. अगर वो आपस में इनकंसिस्टेंट है तो किसकी बात मानी चाहिए? तो उन्होंने बोला है एक दूसरे के साथ जोड़ के देखो और बाकी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के साथ जोड़ के देखनी चाहिए, तब पता लगेगा कौन सी सच्ची है. मल्टीपल डाइंग डिक्लेरेशन का केस है कमला वर्सेस पंजाब. नेक्स्ट, संपत बाबसो कले वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र. 2019 की जजमेंट है इसलिए लेटेस्ट है. इस पे पर नजर मार के रखना. डाइंग डिक्लेरेशन की ट्रुथफुलनेस और उसकी एक्यूरेसी की बात करी गई है कि बंदा फिट स्टेट ऑफ माइंड में था कि नहीं, क्या वो सच में डिप्रेशन में तो नहीं लिख रही थी सारा कुछ. ये सारी बातें आपको संपत बाबसो. नेक्स्ट, इट इज जम्मा वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका. सुप्रीम कोर्ट रीआइटरेटेड दैट डाइंग डिक्लेरेशन कैन नॉट बी सोल बेसिस फॉर कन्विक्शन. डाइंग डिक्लेरेशन कैन, वे 3 जजमेंट होगी एक साथ. कमला वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, जम्मा वर्सेस कर्नाटका एंड संपत बाबसो. ठीक है. नेक्स्ट, क्वीन एम्प्रेस वर्सेस अब्दुल्ला. क्वीन वर्सेस अब्दुल्ला मैंने आपको लिखवा दिया है, आप इसका रेफरेंस ले सकते हो. इलाहाबाद हाई कोर्ट रूल दैट द डाइंग डिक्लेरेशन कैन टेक वेरियस फॉर्म्स इंक्लूडिंग ओरल स्टेटमेंट, रिटन नोट, जेस्चर, अदर साइन. जेस्चर वाला आपको मैंने बताया था, ये जेस्चर वाला इशारे वाला था केस ये भी. उसके बाद पकाला नारायण स्वामी वर्सेस एम्परर, कॉन्फेशन का केस था. ठीक है, जिसमें एक बंदे के टुकड़े मिले थे और ओके, हुआ क्या था, मैं बोल के गई मैं यहां जा रही हूँ. ठीक है, उसको डाइंग डिक्लेरेशन की तरह यूज करा गया. ठीक है, और वहां से मैंने बोला मैं इस घर पे इस बंदे के पैसे देके आई और मैं वहां से वापस नहीं आई, मेरे टुकड़े आए सीधा वापस, तो मिले बाद में कहीं से, तो हमने ये माना कि गया तो वही था ना. ठीक है, तो इसको भी उसके डाइंग डिक्लेरेशन की तरह यूज करा जा सकता है, जो बोल के गया था मैं वहां जा रहा हूँ. कुशल राव वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे. दिस वाज कौन सा था ये? अच्छा, प्रॉपरली रिकॉर्डिंग डाइंग डिक्लेरेशन सोल बेसिस ऑफ कन्विक्शन हो सकती है जी. अगर बंदे का एक्सीडेंट हुआ है, वो बोलते मरते मरते बोल रहा है कि मेरे को तो इसने मारा, इसने गाड़ी चढ़ा दी मेरे ऊपर. ठीक है, तो क्या अब और कोरोबोरेट कैसे करोगे उसे आप? तो सोल बेसिस फॉर कन्विक्शन बन जाएगी. नेक्स्ट, मकसूदन वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी. ये केस था डाइंग डिक्लेरेशन का. ये है डिक्लेरेंट सर्वाइव्स आफ्टर मेकिंग. अच्छा, तो बेसिकली हम मानते हैं कि यार अगर ये बंदा सरवाइव कर गया, बोली उसने अपनी तरफ से डाइंग डिक्लेरेशन, क्या उसकी बात यूज करी जाएगी बाकी लोगों को आगे सजा देने के लिए? द आंसर इज जनरली नो. बट वो बात कोरोबोरेशन और कॉन्ट्रडिक्शन के लिए यूज करी जा सकेगी कल को. अगर मैं उसको इंसान को सजा दिलानी चाहूंगी तो मैं बोलूंगी मैंने मरते भी ये बोल दिया था, पर मैं जिंदा बच गई, वो बात अलग है. पर उसको उसके बेसिस पे, सिर्फ उसके बेसिस पे सजा नहीं मिलेगी दूसरे बंदे को, क्यों जिंदा हूं मैं. नेक्स्ट, उकाराम वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 2001. इंडिविजुअल्स facing imminent death are unlikely to lie. हाँ, हम मानते हैं कि nobody would die with lie on his lips. Uka versus state of Rajasthan. These are the important judgments, all that I have told you. ठीक है, इसके अलावा अगर मुझे कुछ लगता है कोई ऐसी जजमेंट है जो मैंने क्लास में नहीं डिस्कस करी और मेरे सामने नजर के सामने कभी भी आ जाएगी, तो मैं ग्रुप पे भेज दिया करूंगी नाम के साथ, और नाम के साथ का कीवर्ड की इसकी जजमेंट है. ठीक है, तो आपका होमवर्क क्या रहने वाला है? होमवर्क से ज्यादा मतलब आई मीन व्हाट डू यू हैव टू डू फॉर योरसेल्फ इज, और एक और लिख लो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का केस लिखो पहले तो नोट्स में, कि वीडियो कॉन्फ्रेंस भी एविडेंस की तरह यूज करी जा सकती है. हमारे पास केस है स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस प्रफुल्ल देसाई. गॉड ब्लेस यू. ठीक है, फिर सवाल आएगा आपको, फैक्टम प्रोबैंडम क्या होता है? फैक्टम प्रोबैंडम, PROBANDUM. फैक्टम प्रोबैंडम क्या होता है? तो आप लिखेंगे प्रिंसिपल फैक्ट को हम फैक्टम प्रोबैंडम बोलते हैं. प्रिंसिपल फैक्ट को फैक्टम प्रोबेंडम बोलते हैं. अब आपसे पूछा जाएगा फैक्टम
प्रोबेंशिया या प्रोबेंस, टर्म्स एक ही हैं, ये सिंगुलर है ये प्लूरल है, ये सिंगुलर है ये प्लूरल है, तो अब कौन से लिखोगे ऐसे फैक्ट। अच्छा अगर मैं आपको सीधी बात बोल दूं, दीज आर द एविडेंशियरी फैक्ट्स। एविडेंशियरी फैक्ट्स ऐसे कि ऐसे फैक्ट्स जिनकी मदद से हमने अपनी दूसरी बात, जिसकी मदद से हमने, देखो रजे बोर्ड पे एक बार, ऐसे फैक्ट जिनकी मदद से हमने ये वाले फैक्ट्स प्रूव करने हैं, ये प्रिंसिपल फैक्ट है, इसको प्रूव करेंगे इन एविडेंशियरी फैक्ट्स की मदद से, ये बात है, ठीक है। ओके साथ में अगर आपको बात आ जाए कौन सी लॉ कमीशन की रिपोर्ट एविडेंस एक्ट पे बेस्ड है, एविडेंस एक्ट पे तो आप लिखोगे 185th लॉ कमीशन रिपोर्ट, और एक 110th एंड 185th, 110 और एक 185 दोनों रिपोर्ट जो एविडेंस एक्ट से डील करी थी कंप्लीटली, 110 और 185। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है 110वीं, 110th। I have tried to cover everything that was available in front of me, जो आ सकता है आपको किसी भी फॉर्म में। God be kind, let us just hope कि यही आए जो हमने कर लिया है, आ जाएगा, कुछ नहीं होता, सब अच्छा होगा। क्या सर के ऊपर से निकल रहा है सारा? हाँ हाँ हो गया, खत्म ही हो गया हमारा एविडेंस एक्ट। तो कल आपका है आर्बिट्रेशन है, कांक्षा मैम कल एविडेंस है शायद, जो भी आपका आर्बिट्रेशन है शायद, आई डोंट नो कौन सा है, मेरे को पता ही नहीं है, जो भी आकांक्षा मैम ले रहे हैं कल, ठीक। नहीं वो भी मैम दे सही है, अच्छा ये लॉट हो चुके हैं सब्जेक्ट ना, है ना, तो मैं आपको बता देती हूँ मेरे पास कौन से लिखे हैं मैंने, उसके हिसाब से आपको गाइड कर सकती हूँ, जो मतलब जो मैंने कराने हैं। खुशबन कृतिका